हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी राय ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त दोनों होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। हम सभी जानते हैं बच्चों, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, जब भी उसके अंदर बॉडी पार्ट्स के अंदर फूड पार्टिकल एंट्री करते हैं तो वो फूड पार्टिकल किन किन रास्तों से होते हुए पूरे सेल ऑर्गेनेल्स तक या फिर आर्गन से जितने ज़्यादा एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको लेकर के किन किन रास्तों से होकर वो बॉडी के बाहर निकलता है। तो वो पाथवे फूड पार्टिकल का अंदर जाना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का बाहर निकलना किसी एनिमल्स में, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और अगर हम बात करें प्लांट के कैटेगरी में, तो प्लांट के अंदर जाहिर सी बात है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कम बनते हैं, इस नाते उनके अंदर ये होता है कि वाटर किस प्रकार से सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर बना हुआ ग्लूकोज किस प्रकार से प्लांट के दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। तो इनकी स्टडीज को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो उसी तरह से मेरा टॉपिक है आज का कि ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं द मूवमेंट ऑफ फूड, वाटर, गैस एंड अदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल सी बात है कि शरीर के किसी भी हिस्से से, चाहे वो प्लांट का हो या वो एनिमल का हो, अगर वो वहां से कोई भी फूड पार्टिकल, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरी जगह पे पहुंचता तो उसको ले जाने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं हम प्लांट में। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो लिखा हुआ है द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यू। यानी अगर हम प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की स्टडी करते हैं तो वहां पर चीजों को ले आने और ले जाने के लिए दो सिस्टम वर्क करता है। पहले सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम। क्या कह रहा है? इट इज ए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। याद रखिएगा, रूट टू लीफ कौन ले जाता है? वाटर, जाइलम। और जाइलम को क्या कहते हैं? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। दूसरी तरफ है दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू का नाम है फ्लोएम। फ्लोएम इज ए फूड कंडक्टिंग टिश्यू। क्या नाम है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू। और इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द रूट एंड अनदर बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो मतलब ये दो सिस्टम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जैसे कि अगर न याद हो तो आप ऐसा देखिए, जाइलम जल, फ्लोएम फल। यानी जाइलम किसका कंडक्शन करता है? जल का कंडक्शन करता है। और फ्लोएम किसका करता है? फल यानी फ्रूट्स का कंडक्शन करता है। तो इस प्रकार से ये जाइलम रूट से लीव्स लेके जाता है और फ्लोएम जो होता है पत्तियों में जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उनको अलग अलग बॉडी पार्ट जहां पर सूरज की रोशनी न पहुंचती है लेकिन उन सेल को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, तो उनको फूड सप्लाई कौन करता है? फ्लोएम करते हैं। तो बच्चों हम लोगों का अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। यानी प्लांट में वाटर और मिनरल का किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी थ्रू द जाइलम कैसे होता है। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था एसेंट ऑफ सैप। इसको हम एसेंट ऑफ सैप कहते ही हैं कि आखिर पौधों में रस किस प्रकार से ऊपर चढ़ता है। तो इस थ्योरी को बहुत सारी थ्योरी आई एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उनमें से जो सबसे एडवांस्ड है वो है डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी। इसी डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी ने जो थ्योरी दिया था इसी को हम लोग कहते हैं पुल रिटेंशन एंड ट्रांसपिरेशनल थ्योरी, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। हालांकि नाम न दिया होगा लेकिन थ्योरी यही है। अब क्वेश्चन होता है कि आखिर किस प्रकार से पौधे के ऊपर तक पानी चढ़ता है। तो कि इस थ्योरी को सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए आपने देखा जैसे आप किसी प्लांट को जमीन में इम्प्लांट करते हैं तो उसमें से एक रूट निकलता है और रूट सीधे कहाँ जाता है? उसके जमीन के अंदर जाता है। तो जब जमीन में जाता है तो रूट के सरफेस पे रूट हेयर होते हैं और हम सभी जानते हैं रूट हेयर जो होते हैं एक यूनिसेलुलर सेल का एक्सटेंडेड साइटोप्लाज्म होता है। और अगर ये एक्सटेंडेड साइटोप्लाज्म है तो इसके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर के वाटर के तुलना में क्या होगा? ये इसका सोल्यूशन हायर होगा और बाहर का सोल्यूशन लो होगा। तो आपने देखा होगा कि जब वाटर मॉलिक्यूल इस हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जब इसके अंदर आने लगता है, अब आप कहेंगे सर कैसे? जैसे चीनी की बोरी है, अगर चीनी की बोरी का एक सिरा अगर गलती से कभी पानी के टच में होता है तो देखिए वो धीरे धीरे सारा वाटर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से इसके साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो उसकी तुलना में बहुत डाइल्यूट होते हैं। इस नाते सीधे सीधे क्या करते हैं? पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। और जब पानी रूट हेयर के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू करता है तो ये रूट हेयर से आते हैं सीधे पहले कॉर्टेक्स तक आते हैं
और कार्टेक्स से फिर अपने जितने भी एडजेसेंट कार्टेक्स होते हैं वहां तक आते हैं। फिर कार्टेक्स से ये पेरीसाइकिल में एंट्री करते हैं और पेरीसाइकिल से एंट्री कर जाते हैं कहाँ पे, सीधे जाइलम, और जाइलम से सीधे ये एब्जॉर्ब होना शुरू करते हैं। तो शुरुआत में जब पौधा छोटा होता है तो पौधों को बड़े अंदर तक ही खींचना पड़ता है, और आप सभी जानते हैं ये जो जाइलम होते हैं ये वर्क करते हैं एज ए कैपिलरी ट्यूब की तरह से वर्क करते हैं। तो जब कैपिलरी ट्यूब की तरह से वर्क करते हैं तो वाटर इसके अंदर भरना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। तो जब लो होने लगता है तो आपने देखा होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल जिस फोर्स से आपस से जुड़े रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और ये जो जाइलम वेसल्स की जो दीवार है उस दीवार से जो वाटर मॉलिक्यूल चिपके होते हैं उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ये दोनों फोर्स मिल करके पानी को क्या करते हैं, लगातार खींचते रहते हैं और पानी ये ऊपर चढ़ता रहता है, और इस प्रकार से ये पानी की एक पूरी चेन बन जाती है। तो ये अलग अलग सेल तक पहुंचने लगते हैं। तो जब ये सेल में पहुंचता है तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी में मिलकर के क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होने लगता है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ये चेन को लगातार ऊपर की तरफ खींचते ही रहते हैं। तो जब ग्लूकोज बन जाता है, और जब ग्लूकोज बनने के साथ साथ वहाँ पर उनका ट्रांसपीरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से वो टूटते हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो याद रखिए सूरज की रोशनी हर गर्म चीज, हर वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर ग्रुप में एब्जॉर्ब करता है। यानी ये जो वाटर वेपर है सीधे कहाँ निकलने की कोशिश करता है, एटमॉस्फेयर में निकलने की कोशिश करता है। लेकिन सोचिए जैसे ही पहला वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स। यानी जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उनसे जुड़ने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। तो जैसे ही ये कोहेसिव फोर्स लगते हैं तो उसके एडजेसेंट जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो सब उस फोर्स से जुड़ना शुरू कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, क्योंकि चेन ऑलरेडी बनी हुई है, सूरज की रोशनी दिन में लगातार पड़ रही है, तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल से पड़ता है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये पहला मॉलिक्यूल जैसे वाटर बन के निकलेगा तो उसके पीछे दूसरा भी, उसके पीछे तीसरा भी, उसके पीछे चौथा भी। उस प्रकार से पूरी चेन जो एक श्रृंखलाबद्ध है, अगर हम इसको यहां से खींचें तो यहां तक वो मूवमेंट होता रहेगा, और इस प्रकार से ये आगे खींचते रहेंगे और पानी ये लगातार एब्जॉर्ब करता रहते और सीधे सीधे ये निकलता रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि सर दिन के समय में सूरज निकलता है तब तो ट्रांसपिरेशन थ्योरी होती, रात के समय में क्या होता है, रात के समय में अगर सूरज नहीं रहेगा तब तो ये चेन पूरी तरह से पानी वापस यहां पे आ जाना चाहिए। नहीं बच्चों, रात के समय में जैसे सूरज की रोशनी बंद होती है तो ये प्रोसेस तो रुक जाते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो इन कैपिलरीज की दीवारों पर भी विशेष प्रकार का फोर्स लगाते हैं, यहां से एक चिपके रहते हैं, और उस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स। यानी वाटर मॉलिक्यूल रात के समय में इस तरह से ये नहीं गिरता है, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं एडहेसिव फोर्स से वो इन दीवारों में लगातार चिपके होते हैं, जिसकी वजह से ये नीचे गिर नहीं पाते। और फिर जब अगली सुबह होती है और फिर जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और उसके नीचे जितने वाटर मॉलिक्यूल उससे जुड़ते चले जाते हैं। तो इसी नाते इस थ्योरी का नाम है पुल रिटेंशन ट्रांसपिरेशनल थ्योरी। क्यों कहते हैं ट्रांसपिरेशन मतलब पानी वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ना और पानी का बनना। और जब वो पानी बनता है तो जैसे पहला मॉलिक्यूल भाप, जैसे आप कल्पना करिए बच्चों कि यहां से लेकर के यहां तक एक चेन जुड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है इसका पहला सिरा आप जैसे खींचेंगे तो, और चूंकि सारे चेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को खटाखट खींचना शुरू करेगा, और ये खिंचाव पूरे यहां तक होगा, रूट हेयर तक होगा। और यानी जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल खींचेगा वैसे वैसे ये वाटर मॉलिक्यूल बढ़ता चला जाएगा और पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इसी थ्योरी का नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी या एसेंट ऑफ सैप कहते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट। तो अब लास्ट टॉपिक में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से वाटर रूट से निकल करके कहाँ जाता है, पत्तियों तक जाता है। लेकिन अभी तक ये नहीं क्लियर हुआ था कि आखिर पत्तियों में बना भोजन
किस प्रकार से शरीर के उन पार्ट्स तक जाता है जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, जैसे रूट्स वगैरह में। रूट्स तो मिट्टी के नीचे होते हैं और वो ग्रीन भी नहीं होते हैं, और जो ग्रीन ना होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है। तो आखिर पत्तियों से बना भोजन आखिर रूट तक गया कैसे? तो इस थ्योरी को भी एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज आई थी, लेकिन उसमें से जो सबसे मान्य थ्योरी थी वो थी मुंच हाइपोथेसिस। इन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने डिस्कवरी की थी। तो मुंच हाइपोथेसिस क्या था? देखिए, मुंच हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या किया था, 2 बीकर लिए थे, 2 डब्बे ले लिए थे। एक डब्बा ए ले लिया था, एक डब्बा बी ले लिया था, और उसमें एक रेक्टेंगुलर एक शीशे की एक ट्यूब थी, और उन्होंने शीशे की एक ट्यूब की एक सिरे को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की लेयर से क्या कर दिया, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से कवर कर दिया, और दूसरा लेयर भी यानी जो सिरा ए है उसको भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर कर दिया। अब इसमें 2 उन्होंने कीप लगा दिए, एक कीप का सिरा ऊपर करके उसके अंदर ठूस दिया और दूसरे के कीप का सिरा बाहर की तरफ निकाल दिया। अब उन्होंने कंसीडर किया और उन्होंने क्या किया, 2 सिस्टम को पूरी तरह से किससे कवर कर दिया, पानी से भर दिया। अब जैसे तो पानी यहां से भरेंगे तो दोनों डब्बे एक वाटर कंडक्टिंग एक वाटर पाइप से जुड़े रहते हैं, और वो वाटर पाइप जैसे पानी यहां डालेंगे तो वाटर पाइप यहां से तो इसको भी क्या कर देगा, भर देगा। फिर इसमें पानी के प्रेशर को मेजर करने के लिए यहां पर एक मैनोमीटर लगा दिया गया था, जो ये जानता था कि पानी का प्रेशर किधर से किधर की तरफ जाएगा। अब देखिए होता क्या था, उन्होंने कंसीडर किया, उन्होंने कहा अगर हम बीकर बी को अगर लीफ माने तो लीफ में होता क्या है, दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होती है, और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में पत्तियों के अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने प्रिपेयर्ड ग्लूकोज को एक कीप के माध्यम से इसके अंदर डाला, मानी ये दिखाने की कोशिश की इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर पत्तियों के अंदर ग्लूकोज बन रहा है। अब जाहिर सी बात है, जैसे इस लीफ के अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे पानी धीरे धीरे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए कहां जाएगी, अंदर की तरफ, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यहां पे इस सॉल्यूशन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। जैसे जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा अंदर का सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट होगा लेकिन इतना नहीं डाइल्यूट होगा कि वो इस पानी के अंदर मिक्स हो पाए, बल्कि वो अभी भी इसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो क्या करेगा, अब वहां पर जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ेगी बल्ब में पानी भरना शुरू हो जाएगा, और पानी भरते भरते वो इस ट्यूब में आ जाएगा। अब सोचिए, लगातार आप ग्लूकोज डाल रहे हैं तो लगातार पानी अंदर की तरफ आएगा, और जब लगातार पानी अंदर की तरफ आएगा तो पानी के साथ वो जो ग्लूकोज है वो लगातार इस पाइप में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है यहां पर कि इस पाइप में क्या है, ग्लूकोज और पानी है। अब चूंकि ये प्रोसेस चीनी डाले जा रहा हो तो जैसे मतलब पानी चढ़ता जाएगा, और वो इस पाइप के थ्रू रन करते हुए किधर आ जाएगा, दूसरे बीकर में आ जाएगा। और ये बता रहा है कि पानी का डायरेक्शन, कि फूड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो फूड का डायरेक्शन हमेशा लीफ से रूट की तरफ होगा। अब जब ये ग्लूकोज मिला पानी इस बीकर ए में आ जाएगा, तो अब आप सोचिए कि बीकर ए कोई एक सेल है जो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहा, लेकिन जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस तो जरूर करेगा। और जब फूड का रेस्पिरेशन होगा तो आप सभी जानते हैं, इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया है कि जब फूड का रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बनकर के उड़ गई, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सीधे सीधे कहां जाएगा, फिर इस मेम्ब्रेन के अंदर बचेगा, और जो बचेगा तो चूंकि बाहर भी पानी और अंदर पानी, तो धीरे धीरे अपने पानी के लेवल में बराबर चला जाएगा। तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को दिखाने के लिए इसके अंदर जो ग्लूकोज है, अगर हमने कर दिया केवल उस ग्लूकोज को सुखा करके विड्रॉ कर ले, सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर ले, तो केवल इसके अंदर पानी ही बचेगा, और वो पानी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वापस कहां चला जाएगा, अपने बीकर प्रोसेस में चला जाएगा। और जब अपने बीकर में आ जाएगा तो पानी का लेवल तो यहां ऑलरेडी कम हो रहा था, तो उस पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए वापस ये इस पाइप के थ्रू वापस इस ट्यूब में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा देखिए, जो फूड जो पत्तियों में बना और वो ग्लूकोज मिला पानी जो इधर रन कर रहा है, इसको हम मान ले क्या, फूड ट्रांसपोर्ट यानी फ्लोएम मान ले। और फ्लोएम से जब वो फूड और पानी दोनों आकर के रूट तक जाता है, तो रूट क्या करता है, वो केवल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है, और जब केवल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर बन जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बन करके इन्वायरमेंट में चला जाता है और बचते हैं केवल पानी पानी, और वो पानी वापस कहाँ आ जाते हैं, इस बीकर में आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पानी का, पत्तियों में पानी का स्तर कम हो रहा है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो पानी के कॉन्सेंट्रेशन को कम होने के लिए तो वापस ये पानी फिर से कहाँ आ जाएगा, जाइलम में आ जाएगा, और जाइलम से वो फिर कहाँ मुरन कर जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप वो कहाँ चला जाएगा, फिर से लीफ में चला जाएगा। और इस प्रकार से ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा और पत्तियों से बना प्रिपेयर्ड फूड वापस रूट तक आता रहेगा, और रूट में बचा हुआ पानी फिर से कहाँ जाएगा, पत्तियों तक पहुंचता रहेगा। तो इसी थ्योरी को मान्यता मिली है और यही थ्योरी मान्य है। तो बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।